नमस्कार, जय हिंद। आज मैं सत्यम पाल, देश का संदेश, हमारे साथ कैमरामैन विक्की पांडे। हम लोग आज कुशीनगर क्षेत्र में आए हैं। यहाँ की आबो हवा जानने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल हवा यहाँ पे क्या चल रही है। यहाँ पे एमएलए पद प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के। तो आज बात करूँगा, इनके बारे में जानूँगा और इनकी क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, इनके क्या ड्रीम्स हैं, ये क्या चेंजेस लाना चाहते हैं अपने एरिया में। चलिए मैं इनसे बात करता हूँ। जी सर नमस्कार, आपको जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है और आप इस क्षेत्र में कब से हैं और आपके एम्स क्या हैं। जी मेरा नाम अतुल कुमार पांडे है और मैं इस क्षेत्र में मैं तो बचपन से ही यहाँ पे हूँ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। हालांकि पढ़ाई वढ़ाई के लिए मैं बाहर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और मेरा बस डेवलपमेंट यहाँ पे मुद्दा है, विकास होनी चाहिए, विकास की राजनीति। अच्छा, डेवलपमेंट के अलावा यहाँ पे आज के टाइम में जो आपका ये जो नेचुरल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे वहाँ, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम जिसे क्लाइमेट चेंजेस बोले जाते हैं, तो उसके लिए भी अगर मैं होता हूँ तो मैं काम करूँगा। जो भी हमारी विधानसभा में जो भी ऐसे वेस्ट लैंड पड़े हुए हैं, तो या तो जो भूमिहीन व्यक्ति है उसको मैं लीज़ पे दूंगा, और नहीं तो उसके बाद जो ज़मीनें बच जाएंगी वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का काम चलेगा। उसके अलावा जो ज़मीनें बचेंगी वहाँ पे मैं प्लांटेशन का काम कराऊंगा, क्योंकि बिना प्लांटेशन के आप बस डेवलपमेंट की बात करते हो तो आप कहीं ना कहीं आपको क्लाइमेट के बारे में भी ध्यान रखना होगा। ये हमारा हम्बल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, बहुत जान के मुझे बहुत खुश हुई। आगे का इंटरव्यू मैं जारी रखता हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस पॉलिटिक्स से जुड़ना, आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्यों आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपने क्यों ऐसा सोचा कि मुझे इस पद के लिए खड़ा होना चाहिए, आपको ऐसा क्या लगा। सबसे पहले आपको धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए यहाँ पे। देखिए, पॉलिटिक्स क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है जन सेवा करने की, और जैसे अगर हम जन सेवा करना चाहते हैं तो हमें पावर की भी आवश्यकता पड़ती है कि किस तरह से हम लोगों की सेवा करेंगे, उनके निजी जीवन में किस तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम शामिल होकर के उनकी हम मदद कर सकें। और रही बात जनसेवा की, तो हम लोगों का ये जो है छोटा मोटा राजनीतिक बैकग्राउंड शुरू से ही रहा है। हमारे दादाजी श्री सुग्रीव पांडे 25 साल हमारे ग्राम सभा पगड़ा बामन के ग्राम प्रधान रहे हैं। पिताजी मेरे सेना में अफसर रहे हैं, डिप्टी कमांडेंट रहे हैं असम राइफल में। मेरी पढ़ाई लिखाई भी आर्मी स्कूल में हुई, वहाँ से मैंने फिर उसके बाद से मैं बीएससी डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से मैंने किया। मैं एनसीसीसी सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ, और इसके अलावा मैं 4 बार सीडीएस क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू तक पहुँचा था, बट अनफॉर्चुनेट था, ऊपर वाले को शायद मंजूर नहीं था और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जबकि मेरे साथ के मेरे सारे सीनियर्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, दिस आर रिकमेंडेड। तो जनसेवा करना एक शुरू से हम लोगों का रहा है कि लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जो है किसी रूप में मदद की जा सके, और जितना हो सकता है हम लोग अपने ग्राम सभा के लिए या जो हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए किया ही जाता है। हमने देखा पॉलिटिक्स को 12 के बाद से, 2012 के बाद से, ऐसा मेरा पर्सनल ये मेरा मतलब निजी अनुभव रहा है कि पॉलिटिकल जो चीज़ें थी चेंजेज होने लगी। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन लोगों ने क्या किया कि एक तरह से लोगों को कास्टिज्म में मतलब डिवाइड कर दिया। आज की जो पॉलिटिक्स है, लोगों को कास्ट के नाम पे डिवाइड कर दिया गया है। ख़ास तौर से यूपी और बिहार में मैं देखता हूँ जो भी नेता है वो कोई आज तक, मतलब देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आप ही लोगों के बीच में एक पढ़ा लिखा यंग हूँ, यंगस्टर हूँ। और जैसे कि भी देखिए, मैं पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में मास्टर्स के लिए जाने वाला था, लेकिन अभी क्या है कि अब टाइम आ गया तो मैंने कहा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि जिसको रास्ता चलने तक का ढंग नहीं है, जो अपनी ज़मीनों को बेच करके पॉलिटिक्स कर रहा है यहाँ पे, मुझे इन सब चीज़ों से बड़ी खुंदक है, क्योंकि हम सर्व करना चाहते हैं अपने देश के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले की बात है, एक घटना घटी थी JNK में। वहाँ पे हमारे एक सेकंड इन कमांड थे कमांडेंट चेतन चिता के मतलब ब्रेन में चोट, मतलब गोलियां लगी थी, बुलेट्स लगे थे। फिर उनको एम्स में एडमिट कराया गया। फॉर्चुनेटली मतलब वो बड़े मतलब बच गए, ऊपर वाले का आशीर्वाद था। तो उनसे पूछा गया कि ये बताइए, आप इतने अच्छे मतलब कमांडर हैं, कमांडेंट हैं, और कैसे हुआ ये सब। उन्होंने बोला, हमारे देश में कमांडर की कमी नहीं है, हमारे देश में लीडर की कमी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मतलब अंदर से जो है ना झकझोरती है, क्योंकि मेरे पापा भी असम राइफल में थे, डिप्टी कमांडेंट थे, ऑपरेशन पवन श्रीलंका में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मैं नहीं चाहता कि हमारी जो फौजी फैमिली है, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के प्रिपेयर करती, अफसर बनाती, उनके साथ कोई पॉलिटिक्स हो, इसलिए ये मैंने रास्ता ज्वाइन किया। दूसरी चीज़ क्या है, मैं लगभग जैसे पापा आर्मी में थे तो हर जगह मेरा आना जाना रहा। ऑलमोस्ट मैं पूरी इंडिया में मतलब मैं घूम चुका हूँ।
मैंने देखा कि आप पंजाब जाओ, हरियाणा जाओ या फिर आप गुजरात जाओ, वो सारी चीज़ें मतलब डेवलप्ड हैं। यूपी बिहार में आज भी वही कंडीशन बनी हुई है। एक एमएलए के पीछे लोग दौड़ रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है। ये चीज़ें 48 के बाद से कंटिन्यू बनी हुई हैं। आखिर चेंजेज होगा कब, कैसे चेंजेज होगा? मैं आपसे वही बता रहा हूँ। जैसे मैं कैंडिडेट्स को देखता हूँ, जैसे अभी आप देखे होंगे, आप तो खैर मीडिया के लोग हैं, दो मतलब बीजेपी के मतलब एमएलए से, जो एमएलए पद के प्रत्याशी हैं, उनसे ये पूछा गया आप एमएलए का फुल फॉर्म बताओ। उनको ये तक नहीं पता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता क्या है। मतलब जो संसद भवन, मतलब जो विधान सभा का जो सदस्य होता है उसका काम क्या होता है, उसको मतलब करना क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप उनको एमएलए का टिकट दिए हैं और उनको इतना नहीं पता है कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या है। वो असेंबली में जाके अपनी बात क्या रखेंगे, वो क्या पॉलिसी मेकिंग करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, 1948 में भारत भी आज़ाद हुआ। 1948 में इजराइल भी एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अपना, जैसे वो लोग यहूदी लोग हैं तो उनको एक छोटी जगह मिली जहाँ से उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र शुरू किया। लेकिन 48 से ये आप देखिए कि इजराइल पूरे एशिया महाद्वीप में, इन एशियन कॉन्टिनेंट्स ओनली 2 कंट्रीज आर डेवलप्ड, वन इज जापान एंड सेकेंड इज इजराइल। इजराइल की हथियार, वेपन्स हम आज के टाइम में मंगाते हैं। तमाम देशों को एक छोटा सा देश जो है हथियार बेचने का काम करता है। वहाँ की जो एग्रीकल्चर जो चीज़ें हैं इतनी एडवांस हैं कि आप मतलब देखेंगे तो कहेंगे हाँ इन्होंने मतलब कुछ किया अपनी कंट्री के लिए। हमारे देश के नेता कहते हैं अरे हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हम डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे, हम जॉब अवेलेबल कैसे करवा पाएंगे। अरे भाई मतलब पॉपुलेशन क्या है, इसको भी तो आप ह्यूमन रिसोर्स ही बोलेंगे ना। आप बताओ हमें, अगर आपके पास मैन पावर है आप उसका डी यूटिलाइज क्यों करते हो? आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करो ना, उनको सही ट्रेनिंग दो, एमएनसीज में काम दो, उनको बैंक लोन दो। जैसे कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट की 3 चीज़ें थी, आपको भी पता होगा, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और ये कौशल विकास योजना। स्टार्टअप इंडिया के तहत ये था कि आपको 10 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाएगा और आपको बिजनेस करवाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, किसी को लोन नहीं मिला। आज जाकर देखो आप तो बीजेपी गवर्नमेंट है लेकिन केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर किसान बाहर घंटों लाइन लगाते हैं और मैनेजर उनकी सुनता तक नहीं है। 10% रुपए लेकर के उनका केसीसी करता है, जैसे लगता है एहसान कर रहा है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि ये क्या बोलते हैं इनको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आना चाहिए। उनको इंडिपेंडेंट बॉडी छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम बैंक मैनेजर को ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि एक तरह से उनका काम जो होता है उनको वो डायरेक्ट जो है आरबीआई से गवर्न होते हैं। आरबीआई को मैं ये चाहूँगा, अगर मुझे सदन में जाने का कभी भविष्य में मौका मिला, लोकसभा में जाने का मौका मिला, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आरबीआई को जो है सरकार के अंतर्गत लाया जाए, क्योंकि इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आखिर ये बताइए, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं, इनको पैसे कौन दे रहा है? कहाँ से भाग जा रहे हैं पैसे लेकर के? लेकिन गरीब किसान को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। आज का युवा सड़कों पर दर दर भटकने को मतलब मजबूर है। बीटेक करके, एमबीए करके लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट जॉब अगर आपके पास नंबर कम है तो आप उनको बैंक लोन दिलाओ, आप उनको एमएनसीज में काम दिलाओ। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मेरी लड़ाई इसी की है। मेरी लड़ाई देखिए, मेरी लड़ाई ये है, हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान जो 48 से अब तक की समस्या चली आ रही है उसको तुरंत सॉल्व करना। इस पर कहीं से इफ बट नहीं होनी चाहिए। और मैं ब्यूरोक्रेट को, मतलब देखिए आज की गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी को मैं ख़त्म तो करने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और कोलेटरल एंट्री शुरू होनी चाहिए। लेटरल एंट्री शुरू इसलिए होनी चाहिए कि आप मुझे बताओ, एक बीए किया हुआ ब्यूरोक्रेट जो किसी टाइम में सिविल सर्विस क्वालिफाई करके, और मान लो आप सचिव बना हुआ है, वो डॉक्टरों को सलाह दे रहा है, डॉक्टरों को कंसल्ट कर रहा है। वो क्या, उसको ना तो न्यूरोलॉजी के बारे में पता है, ना गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बारे में पता है, ना उसको मतलब ये लगा लो आर्थोपेडिक्स के बारे में पता है। उसको इन सब चीज़ों के बारे में जब नहीं पता है तो आप फिर उसको मतलब एक तरह से एडवाइज़र क्यों बना रहे हो? उसको आप सचिव क्यों बना रहे हो? आप मुझे बता दो, अगर किसी को यहाँ पे लीवर में प्रॉब्लम हो जाए उसको हीमेटोलॉजिस्ट देखेगा। हीमेटोलॉजिस्ट का पूरे कुशीनगर में ढूंढ लो, एक डॉक्टर नहीं मिलेगा। किसी को किडनी में प्रॉब्लम हो जाए तो उसको नेफ्रोलॉजिस्ट देखेगा। पूरे गोरखपुर में ढूंढ लो, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सरकार, मैं वही तो पूछना हूँ, 70 सालों में सरकार ने किया क्या है? आप यहाँ पे एक ट्रामा सेंटर नहीं बनवा सकते हो। और आजकल के युवा देखिए विधायक जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। जिस युवा को देश की मतलब रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, बैकबोन बोला जाता है, वो एक छोटे से एमएलए के पीछे घूम रहे हैं कि भैया को हमको विधायक बना देना है। अरे भैया, विधायक बन के क्या कर पाएंगे? ऐसे कितने भैया आए और चले गए। इसलिए
मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे यूपी में सबसे पहले, यूपी बिहार में मेरी ये मांग है हर सरकारों से कि यहाँ औद्योगिक क्रांति होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होनी चाहिए। 1760 से पहले, 1750 से 60 से पहले यूरोप में और अमेरिका में कुछ नहीं था, लेकिन आज के टाइम में आप देखो कि वहाँ पे कास्टिज्म खत्म है एक तरह से। पहले देखिए एपार्थिड क्या है, एपार्थिड वहाँ भी था। एपार्थिड जैसे जिसे आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में भी था। जैसे जो जाति, जिसको हमारे वहाँ जातिवाद की संज्ञा दी जाती है, ये हमारे वहाँ का जातिवाद नहीं है। हम लोगों ने कभी जातिवाद ही नहीं किया। जो मतलब शुरू से हम लोगों का वर्ण सिस्टम रहा, वर्ण व्यवस्था। हम लोग काम पे ध्यान देते थे, कार्य के हिसाब से लोगों को वर्ण में बांटा जाता था। लेकिन आप यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, वहाँ पे तो ऐसे ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जबकि हमारे वहाँ नहीं था। हमारे वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तब आया, अंग्रेजों के आने के बाद आया। 1948 के बाद यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आया। उन्होंने लोगों को कास्ट के नाम पे डिवाइड किया। हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, हम तो सब वर्ण के हिसाब से चलते थे। आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टियां भी वही कर रही हैं। जैसे कि अखिलेश यादव हैं, वो लोगों को अपना एक वोट बैंक बनाए हुए हैं कि फलाना वोट बैंक हमें मिल जाना चाहिए। और मुझे बड़ी हंसी आती है, उसी जाति के लोग उनको पता नहीं किस आधार पे वोट भी देते हैं। मैं इसके बड़ा अगेंस्ट हूँ। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूपी में होना चाहिए, औद्योगिक क्रांति होनी चाहिए, इंडस्ट्री लगना चाहिए। यहाँ की युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे काम मिलना चाहिए। और सबसे पहले यहाँ पे जो रोटी कपड़ा मकान की जो व्यवस्था है, हेल्थ की और आपके एजुकेशन की और डेवलपमेंट की, ये चीज़ें तुरंत होनी चाहिए। इसमें कहीं से कोई इब्बट नहीं होना चाहिए। और सारे ब्यूरोक्रेट की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो भी एसडीएम है, डीएम है, मैं इतना जानता हूँ, द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एंड अदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आवर कंट्री, दे हैव पावर एंड दे कैन रूल। लेकिन जब एक एमएलए एक आईएएस का पैर छुएगा तो इस देश का भला कैसे हो पाएगा? है ना, ये चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे प्रत्याशी जी जो हैं वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उनके पास मेन मोटोज़ हैं और वो समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है और क्या होना चाहिए। एज अ सिटीज़न आपको क्या कमी महसूस होती है इस एरिया में जो एक एमएलए को करना चाहिए था? और आप जाहिर सी बात है, आप एमएलए पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं, तो आप कुछ सोच के खड़े होंगे कि आपको कुछ ऐसा लगा ही होगा कि इस चीज़ की कमी है, मुझे इस चीज़ में सुधार करना चाहिए। तो ऐसे क्या मिसमैनेजमेंट्स है यहाँ पे, क्या मतलब माइनस पॉइंट्स हैं जो जिस पे आप काम करेंगे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो? सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट मंगाऊंगा, यहाँ पे कितने यंगस्टर हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, उन यूथ्स के लिए कुछ तुरंत करना पड़ेगा। जैसे कि कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने एजुकेटेड हैं, और जिस लेवल पे उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है उसी के आधार पे उनको नौकरी तुरंत मिलनी चाहिए। अगर वो बीटेक एमबीए हैं तो टॉप एमएनसीज में कंसर्न करके उनको जॉब दिलाने का मैं काम करूंगा। कोई लड़का है +2 में पढ़ रहा है, तो अगर वो चाहता है नीट की तैयारी करना या IIT जेईई की तैयारी करना, उसके लिए जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनसे मिल करके नॉमिनल चार्ज पे उनको एडमिशन दिलवा करके उनकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। कोई सिविल्स की तैयारी करना चाहता है तो पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई ना रुकने पाए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे कम से कम एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था मैं करवाऊंगा। मैं सदन में मांग करूंगा कि यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन के अभाव में अब आज जितने भी मतलब कॉलेजेस क्यों ना हो गया हूँ, लेकिन हमारे ज़िला में कोई भी अभी भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए और एक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे होना चाहिए। तो ये मैं सरकार सदन में जा कर के ये मैं जो है मांग करूँगा। तो आपने जैसे सुना कि ये मेन मुद्दा इनका बेरोज़गारी है और सेकंड चीज़ यूथ डेवलपमेंट है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे एमएलए जी यंगस्टर हैं, वो यूथ से जुड़े हुए हैं और आप भी देख सकते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारा जो कुशीनगर क्षेत्र है ये बिहार से लगभग जुड़ा हुआ है। टूरिस्ट भी आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं। आपके सामने बौद्ध संग्रहालय है और हम लोग भी जस्ट बौद्ध संग्रहालय के सामने ही हैं, ठीक है। तो मैं एमएलए से ये पूछना चाहता हूँ कि फ़ॉरेन, एक तरफ से हम लोग देखें कि फ़ॉरेन से भी हम लोग जुड़ रहे हैं, नेपाल से भी जुड़ रहे हैं, अदर स्टेट से भी हम लोग जुड़ रहे हैं। तो अगर मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या वो चाहते हैं कि कुशीनगर का और डेवलपमेंट हो और फॉरेन्स यहाँ पे आएँ और टूरिस्ट प्लेस बने और जो अदर स्टेट्स के लोग हैं वो भी इनसे जुड़े, इस बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो है टूरिस्ट स्पॉट बनना चाहिए। और एक तो आप कह सकते हैं कि पिलग्रिमेज है ये, बुद्धा मतलब जो है बुद्धा पिलग्रिमेज है। यहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध जो कि हम लोगों के आदर्श रहे हैं, उनका ये महापरिनिर्वाण स्थली बोला गया है। अपना मतलब शरीर त्याग उन्होंने यहाँ पे किया था। तो हम लोगों का, सब लोगों का यहाँ से जुड़ाव है। और जाहिर सी बात है, अगर मैं
आता हूँ, एमएलए बनता हूँ, तो मैं इसके लिए काफ़ी काम करूँगा और एरिया को मैं एक्वायर करूँगा। यहाँ पे बुद्ध टेम्पल्स और भी जो चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजी बुलवाऊँगा, आर्कियोलॉजी टीम के साथ जो है यहाँ पे कैसे और क्या होना चाहिए उनसे कंसर्न करके उस पर काम किया जाएगा। और मैं जैसे देख सकता हूँ कि यहाँ पे अब मैं थोड़ा नेशनल पे जाता हूँ। जैसे आप सब जान रहे हैं कि अभी हिंदू मुस्लिम विवाद चलता है, हर एक पार्टी हिंदू मुस्लिम का ही कार्ड खेलता है। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं जाता हूँ, लेकिन एक निष्पक्ष पत्रकारिता के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक पार्टी जो होती है वो किसी ना किसी धर्म का विक्टिम कार्ड खेलती है, जैसे हर एक पार्टी का आप लोग जान ही रहे हैं। उस हिसाब से मैं यूथ को ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे एमएलए जी यूथ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे अभी देश का जो स्थिति देख रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहा है, हिजाब का विवाद हो रहा है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना बोलना चाहूँगा, देखिए कि कोई भी रिलीजन हो और लोगों को जो है थोड़ा सा मतलब लिबरेट होना चाहिए, जैसे लोगों को मॉडर्न होना चाहिए। और देखिए धर्म जो है एक मानने की चीज़ है, जैसे कि मैं कि हिंदू हूँ और जाति में ब्राह्मण हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं अपने धर्म को मानता हूँ। जो अपने अपने धर्म में अपनी आस्था रखता है उसको पूरा अधिकार है, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको पूरा राइट देता है वो अपने धर्म को माने, उसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें हर किसी को एक साथ रख करके और विकास की लड़ाई एक साथ लड़नी चाहिए। मैं एक अंतिम प्रश्न इनसे बस पूछना चाहूँगा कि यहाँ जो इनके प्रतिद्वंदी हैं, तमाम पार्टीज़ के हैं, मैं पार्टी के नाम नहीं लूँगा, उनका जो ग्राउंड वर्क है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो आप जा करके किसी से पूछ लीजिए, सब लोग जानते ही हैं। देखिए हम लोग बदलाव की राजनीति करने के फेवर में हैं और बदलाव की राजनीति करने ही आए हैं, बदलने ही आए हैं हम लोग। हमारी पार्टी मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, आपको पता होगा अन्ना हजारे मूवमेंट से निकली हुई हमारी पार्टी है और हम लोग जो है उसी विचारधारा के व्यक्ति हैं। यहाँ पे तो हमारे एक हेलीकॉप्टर वाले नेताजी हैं जो कि इस विधानसभा के रहने ही वाले नहीं हैं, किसी दूसरे विधानसभा के रहने वाले हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और उनको बीजेपी ने जो है हेलीकॉप्टर से यहाँ पे उतारा हुआ है। उनको यहाँ के लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आकर के उन्होंने ट्रामा सेंटर की मांग नहीं की। मैं सबसे पहले यहाँ ऐसा पहला मैं कैंडिडेट हूँ जिसने ट्रामा सेंटर की बात कही है। कुशीनगर ज़िले में अगर मैं एमएलए बनता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूँगा और एक ट्रामा सेंटर यहाँ पे बनना चाहिए। अब तक हमारे किसी प्रत्याशियों ने इस बात को रखा नहीं है। दूसरे हमारे नेता हैं, उनके बारे में खैर क्या कहना है, उन्होंने तो लगातार जो है अपनी मतलब कहना नहीं चाहिए, खैर उनका निजी है, लेकिन अपनी ज़मीनों को बेच करके हर जगह हर गांव में 10-10 कुर्सियां रखवा करके यूथ को मिसलीड कर रहे हैं ताकि हमारे पीछे पीछे यूथ दौड़े। मैं ये काम नहीं करूँगा। मेरा जो काम है, मेरी एक जिम्मेदारी है एक नागरिक के तौर पर और एक आने वाले टाइम में एमएलए के तौर पर, मैं किसी को मिसलीड करके अपने पीछे घुमाने का काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं खुद उनके घर जा कर के उनका काम करने का काम करूँगा। ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं एक दिन आ रहा था मतलब क्षेत्र का दौरा करके, तो मैंने देखा भीड़ लगी हुई है। मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो कि उनके ही एक आदमी ने बताया कि भैया जो है हर गांव में जो है कुर्सियां रखवाए हुए हैं, मिठाई बंटवा रहे हैं और युवाओं को अपने पीछे पीछे लेके दौड़ रहे हैं। तो हम लोग इस सब चीज़ों के बड़े विरोधी हैं। हम युवाओं को उनका कीमती समय लेना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि युवा अपने समय को सदुपयोग करे, सही जगह उसका यूटिलाइज करे, ना कि यूटिलाइज करके मेरे पीछे पीछे दौड़े। हम लोग इसके फेवर में नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि दिल्ली में जिस प्रकार से काम हो रहा है उसकी बहु वैश्विक प्रशंसा होती है। और मैं एमएलए से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के तर्ज पे अगर आपको कुछ करना है तो आप वैसा परिवर्तन या वैसा समांतर भाव दिल्ली जैसे यहाँ पे लाना चाहेंगे, और अगर लाना चाहते हैं तो क्या ऐसा चीज़ है जो आप दिल्ली से कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पे? सबसे पहले जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको सुधारने का काम मैं करूंगा। जैसा मैंने इसके पहले वाले इंटरव्यू में भी बताया था कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं बस वो एक कुरमपूर्ति हो रही है। प्राइमरी स्कूल्स के पढ़े हुए लड़के ना तो मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हो रहे हैं, ना सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो रहे हैं, ना पब्लिक स्कूल में जा पा रहे हैं, सेंट्रल स्कूल में जा रहे हैं। तो फिर इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए, इनके टीचरों को सैलरी क्यों दी जा रही है? दूसरी चीज़ है जो हमारे बोर्ड से पढ़े हुए लड़के हैं, यूपी बोर्ड के पढ़े हुए लड़के, आप उनका परसेंटेज उठाकर देख लीजिए, सिविल सर्विस में उनका रिकमेंडेशन बल्कि ना के बराबर है, 2% 4% या वो भी नहीं है। तो सबसे पहले या तो आप इस बोर्ड को बंद कर दो या फिर यहाँ पे मॉडर्न क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बिल्कुल मॉडर्न कर दो। तो ये चीज़ों में चेंज करने का काम करूँगा, सदन में उठाने का काम करूँगा और मैं इसे बदलूँगा पूरा।
सारे स्कूलों में जो है बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए। पब्लिक स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों में कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट्स, एक ब्यूरोक्रेट का लड़का जो है सेंट लॉरेंस सनोवर में पढ़ेगा, और जो हमारे यहाँ के गरीब आम जनता है वहाँ के बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ेंगे। ऐसे डिफरेंस नहीं चल पाएगा आज के टाइम में। अब जो था वो था, अब हम लोग इसको चलने नहीं देंगे, चाहे ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियंस हो या डॉक्टर हो, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाज़त देता है। अगर हमारे प्राइमरी स्कूलों को मॉडर्न नहीं किया जा सकता तो मैं सारे जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं उन सबको बंद करने का एक नया मूवमेंट शुरू करूँगा। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो बिल्कुल मैं ठीक करूँगा। हमें शुरू से हमारे नेताजी जो हैं वो कोशिश करते हैं युवाओं से जुड़ने का, वो यूथ से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे हैं, वो ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं कि किस चीज़ की कमी है यहाँ पे, क्या होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के बारे में सबको जानता है कि दिल्ली में जिस हिसाब से काम हो रहा है उनका वो लाजवाब है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। तमाम CCTV कैमराज हैं, महिला सुरक्षा के ऊपर वो लोग भी काम करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुशीनगर क्षेत्र में महिला सुरक्षा CCTV जैसे वहाँ पर चल रहा है, आम आदमी पार्टी वहाँ पर जो केजरीवाल जी करते हैं वो बहुत सराहनीय चीज़ है। तो आप इस विषय में ऐसा कुछ आपका मतलब फ्यूचर प्लानिंग है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर आप सिलेक्ट हुए तो ऐसा कुछ परिवर्तन लाना चाहेंगे? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया जाएगा। महिलाओं को आज़ादी होगी, 24 घंटे कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं। विमेन एम्पावरमेंट पे हमारी सरकार ने दिल्ली में भी काम किया है और हम आने वाले टाइम में यहाँ में भी काम करेंगे। लड़कियों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। बस लड़कियों को बस शादी करके उनको घर भगाने का काम नहीं करना चाहिए। उनको सबसे पहले एजुकेट करने का काम करना चाहिए, उनको जॉब अवेलेबिलिटी का काम करवाना चाहिए। और लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं रह गया है, दोनों इक्वल ही हैं। हमारी सरकार इस पर पूरी तरह से काम करेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात। साउंड डिस्टर्ब इसलिए हुआ है क्योंकि अभी प्रचार प्रसार यहाँ चल रहा है, तमाम पार्टी की गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं। ये भी मेरे पास एक प्रश्न आ चुका है अभी तत्काल अवस्था में कि तमाम पार्टी की गाड़ी, जैसे आपने देखा कि अभी एक पार्टी की गाड़ी गई, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भोजपुरी गाना बजाया हुआ था, भोजपुरी गाना बजा के वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो क्या आप ऐसा कुछ प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि नहीं अपने एरिया में? देखिए, हम लोग दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे एक ओपोनेंट एक हैं, उन्होंने जितना मतलब अपनी प्रॉपर्टी सेल करके चुनाव लड़ने का काम किया है, अगर वही प्रॉपर्टी सेल करके जनता का सेवा किए होते तो शायद बहुत अच्छा होता। हम लोग दिखावे की राजनीति नहीं करते, हम लोग बदलाव की राजनीति करते हैं ताकि इस देश को बदला जा सके, ब्यूरोक्रेसी को बदला जा सके, सिक्योरिटी को बदला जा सके। हम लोग उसके लिए काम करते हैं। हम लोग बस लोगों को इकट्ठा करके चाय पिलवाने का काम और भाषण देने का काम ये हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बदलाव की राजनीति करते हैं। और यकीन मानिए, अगर मैं MLA चुना जाता हूँ तो इस विधानसभा का भाग्य होगा और मैं बदल के रख दूंगा। 5 साल का टाइम इतना होगा कि 70 सालों में ऐसा MLA इनको न मिला होगा, न इन फ्यूचर कभी मिलेगा। मैं ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही तय करूंगा। कोई भी SDM हो, कोई भी CO हो, मैं सबकी जवाबदेही तय करूंगा। और होना भी चाहिए। ऐसे MLA बनने का क्या मतलब है कि तुम जाकर के SDM का पैर छू रहे हो? इससे अच्छा है कि तुम चुनाव ही ना लड़ो। जिसको MLA का फुल फॉर्म नहीं पता है वो क्या चुनाव लड़ेगा? एक पुलिस का मतलब क्या होता है? दे आर ओनली आवर सिक्योरिटी ऑफिसर्स। एक ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? दे आर ओनली आवर एडवाइजर। दे डोंट हैव एग्जीक्यूटिव पावर, वी हैव एग्जीक्यूटिव पावर। तो सबसे पहले तो हमें पावर को समझना होगा। जिसको रास्ता चलने का ढंग नहीं है वो भी आजकल MLA बना हुआ है। पॉलिटिक्स इज नॉट ए गेम, इट्स ए सीरियस जॉब। सबसे पहले तो हमारे लोगों को यहाँ समझना होगा, हर व्यक्ति को समझना होगा कि इमोशंस में आके ऐसे व्यक्ति को कभी ना चुने जो 5 साल के लिए उनके लिए सरदर्द बन जाए और उन्हीं के खून पसीने की गाड़ी कमाई को अपने जमीन खरीदने का काम करे, अपने डेवलपमेंट का काम करे। इसलिए मैं कुशीनगर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस बार अपना मतदान सोच समझ कर करें। मैं तो यहीं कराने वाला हूँ, ना तो मैं दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ, ना हेलीकॉप्टर से उतरा हूँ और ना ही मैं 5 साल घूम घूम के ज़मीन बेचने का काम करता हूँ। हाँ, मैं बदलाव की राजनीति करने आया हूँ और मैं बदलाव करूँगा।